उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां पूरी, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। हेली वोट एम्बुलेंस की भी होंगी तैनात, सामान्य एम्बुलेंस भी की जाएंगी तैनात। देहरादून में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। 23 मार्च को पूरे होंगे धामी सरकार के 3 साल। कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। अल्मोड़ा, देहरादून में होंगे मुख्य आयोजन। सुनीता विलियम्स की वापसी पर सीएम धामी ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर दी वापसी को लेकर बधाई। लिखा, इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व। उत्तराखंड में फायर सीजन को लेकर तमाम तैयारियों में जुटा वन विभाग। जगह जगह की जा रही अतिरिक्त फायर वॉचर्स की तैनाती। आम लोगों से भी की जा रही मदद की अपील। मसूरी में 20 अप्रैल को किया जाएगा रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन। पुरुषों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश। सितारगंज में अवैध मदरसों पर प्रशासन का सख्त रवैया। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ किया गया मदरसा सील। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन की तरफ से पौड़ी में चल रहा धरना प्रदर्शन हुआ बंद। ठेकेदारों को श्रमिकों को जल्द ही बढ़े हुए वेतन और अन्य लाभ देने की शर्त पर बनी सहमति। और हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे की तरफ से किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। मतदाताओं से की मतदाता सूची का अवलोकन करने की बात। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की वर्चुअल अध्यक्षता की। जहां सीएम धामी ने कहा कि हमारे प्रदेश में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे हो सके, इसके लिए आज समीक्षा बैठक की गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों और हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से संवाद करने, जनसभाएं आयोजित करने और उनकी समस्याओं का समाधान कर और चीजों को सरल बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक के दौरान जिन लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई, उनसे भी सीएम धामी ने बातचीत की और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश जारी किए। 905 हमारा ये सभी विभागों की समीक्षा और लोगों को सेवा देने का एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे राज्य के अंदर आए। लोगों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज ये समीक्षा बैठक की है। और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। और कुछ जो लोग 1905 में सीएम हेल्पलाइन में सीएम पोर्टल पर जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया है और कुछ समाधान हुए, कुछ के जल्दी से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। और प्रत्येक माह हम इस प्रकार की समीक्षा करेंगे जिससे कि राज्य के अंदर त्वरित रूप से लोगों के काम हो, पारदर्शिता आगे बढ़े, किसी भी प्रकार से कहीं पर लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।
वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वन मैन मंत्रिमंडल कहा है, जो कि सीएम धामी के नेतृत्व और कार्यशैली की ओर संकेत करती है, जो वर्तमान में 5 खाली मंत्री पदों के बावजूद राज्य सरकार का संचालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री पद लंबे समय से खाली चल रहे थे, जिसके बाद अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हो गए हैं। सीएम धामी ने इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है और कैबिनेट विस्तार कभी भी संभव हो सकता है। के चपरासी तक के पद, नीचे तक के कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें पद खाली नहीं पड़े हुए हैं। तो ये पद खाली करके सत्ता चला रहे हैं ताकि तनख्वाह आदि का भार कम हो, ये उनकी मंशा है। तो कुछ मंत्रियों के पद भी खाली पड़े हुए, अब उसको भरने के लिए कोई नई सरकार तो आएगी नहीं, बहुमत तो आपके हाथ में है, आपको करना है काम। वो कितना बोझ उठा सकते हैं तो उनको तय करना है। और वैसे ये वन मैन मंत्रिमंडल है, मैं तो और मंत्रियों की कोई भूमिका देखता नहीं इसमें। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद अवैध मदरसों पर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर उल जुलूल यानी कि बेफिजूल की बातें करना शुरू कर दिया है। हरीश रावत का कहना है कि मदरसों की व्यवस्था में सुधार के बजाय उन पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जबकि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वे अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, जिसको लेकर मदरसा शिक्षक परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि ये कार्रवाई किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों को सही दिशा में लाने का काम किया जा रहा है। अवैध कोई चीज हो जो कानून सम्मत नहीं है, ये सरकार का काम है इस बात को देखना, और जो मान्यता मांग रहे हैं उनको मान्यता देनी चाहिए, इसमें उदारता बरतनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिस्टम है, शिक्षा में हमारी सहायता कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक सिस्टम नहीं है, हाँ, उन सिस्टम को शिक्षा के मेन सिस्टम के साथ जोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए ताकि वो मुख्य धारा की शिक्षा से प्रभावित हों, और उसके लिए जो भी सहायता मदरसों की होनी चाहिए वो राज्य को उदारतापूर्वक देनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है, और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। कोई भी कार्रवाई सरकार की किसी वर्ग विशेष के या किसी अन्य कारणों के तहत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कई बार ये बात कही गई है कि आप अपनी आय का भी स्रोत बताएं, अपने आप को आप नियमित भी करें, और वो कोर्स जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से एनसीईआरटी लागू किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। पहाड़ों की रानी मसूरी को लेकर आगामी पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की, जहां पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी कामों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
इस दौरान मसूरी एसडीएम ने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर मसूरी को व्यवस्थित किए जाने को लेकर काम शुरू कर दिए गए। मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण और नगर पालिका के अधीन आने वाली सभी सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी व्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। करके हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे, और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएँ हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पर हो रही है, तो वहाँ पर भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइंस हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं हमारी। तो इसमें जो भी कहीं कहीं पे कटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी उसको ठीक करेगा, और कोई भी कहीं पे भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही करेंगे। और वीकेंड्स पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे हम लोग भीड़ को देखते हुए कम काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिस पर सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर अब टिहरी में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारों धाम यात्रा की तैयारी चल रही है। यात्रा शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य यात्रा होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश कर दिए गए हैं कि होटल वालों के साथ मीटिंग कर ली जाए। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, और जनपद टिहरी जो है चारधाम यात्रा के लिहाज से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश ट्रैफिक जो है जनपद टिहरी के माध्यम से ही गुजरता है। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ में मीटिंग करके जो भी रणनीति है वो बना ली जाए, और जो भी काम किए जाने हैं यात्रा के स्मूथ संचालन के लिए, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, पार्किंग व्यवस्था हो, या पर्यटन पुलिस चौकियों की स्थापना हो, SDRF का व्यवस्थापन हो, वो सभी तैयारियां सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा शुरू कर दी गई। की तरह इस साल भी जैसे शुरू होगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही हैं, और जैसे यात्रा शुरू होगी मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा इस बार भी भव्य और दिव्य तरीके से उसकी शुरुआत होगी। और चलिए टिहरी के बाद अब बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां पर हल्द्वानी में पिछले साल की गर्मी में पहाड़ से लेकर मैदान तक बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे और 45 डिग्री तक तापमान में लो वोल्टेज की समस्या आम हो गई थी। इस बार भी मार्च से गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। इससे बिजली विभाग के लिए गर्मी में बिजली सप्लाई को सही बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने कहा कि पिछले साल के अनुभव से सीखते हुए इस बार टीपी नगर, गोलापार और काठ गोदाम जैसे सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महीने के अंत तक सभी सुधार पूरे कर लिए जाएंगे और गर्मी में बिजली की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सीजन था, उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं, और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानी बाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था, जिसमें ITI कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली
गांव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा हाइडल गेट काठगोदाम पे हमारा एक बिजली घर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इन तीनों बिजली घरों की निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं, टेंडर फाइनल होने वाला है। लगभग अगले 1 वर्ष में इन बिजली घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे हल्द्वानी शहर की जो अगले आने वाले 4-5 साल की बढ़ने वाली डिमांड है उसको हम लोग मीट आउट करने में सक्षम होंगे। अभी वर्तमान में हमको जो भी पिछले वर्ष का से सबक लेते हुए जो भी सुधार कार्य करने थे वो हमारे लगभग 80% से ज़्यादा हम कर चुके हैं। 10-20% कार्य हमारा अभी वर्तमान में गतिमान है, जो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मई जून के जो पीक गर्मी का सीजन आने वाला है उससे पहले पूर्ण हो जाए। और चलिए अब बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 4 धाम यात्रा से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून से जहां पर 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, इसके मद्देनजर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ी जानकारी दी है और हेली बोट एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। तैनाती की जाएंगी और सामान्य एम्बुलेंस की भी तैनाती की जाएंगी। वहीं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों की सेहत पर विशेष तौर से फोकस किया जाएगा। केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत 4 धामों के यात्रा रूट पर सामान्य एम्बुलेंस की तैनाती के साथ ही हेली और बोट एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। इसे भी तैनात किया जाएगा और यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां तीर्थ यात्रियों की उच्च ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करेंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है। वहीं स्क्रीनिंग के लिए भी नए पॉइंट बनाए जा रहे हैं। यात्रा रूट पर 154 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। इनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगी। वहीं एम्स ऋषिकेश के हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। वहीं सुनीता विलियम्स की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुनीता विलियम्स की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, खुशी जताई और कहा कि वापसी को लेकर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। आगे उन्होंने कहा कि स्पेस परोब्स के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान है। भारतीय मूल की साहसी बहादुर बेटी को शुभकामनाएं। तो बता दें आपको, सुनीता विलियम्स की धरती वापसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई। खुशी जताते हुए उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए उन्होंने बधाई दी और लिखा कि इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। स्पेस परोब्स के क्षेत्र में ये एक नया कीर्तिमान है। भारतीय मूल की साहसी और बहादुर बेटी सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। वहीं जंगलों के प्रदेश उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है, जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को पूरी तैयारी होने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है, ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम पर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। मामले को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए
इसको के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए हैं और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। दूसरा, हमें जिला स्तर से मैन पावर की सब उपलब्धता बढ़ी। तीसरा, जो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से गाड़ियों की हमको जरूरत जो थी वो उसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ मीट आउट किया। इसके अलावा हमने पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से वनाग्नि को कम किया जा सके, इसको देखते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन पंचायत के सरपंच, राजस्व विभाग के कर्मचारी और विभाग के कर्मचारी रोका गया और पहले फेज में उन 472 जो हॉट स्पॉट थे जहां पर वनाग्नि घटनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, उन 472 पंचायतों में हमने इनको का गठन कर लिया और 30,000 रुपया इंसेंटिव भी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ हर जनपद में 3 अवार्ड हमने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, कि स्थानीय लोग जितना आग को बुझाने में मदद करेंगे, 3 पुरस्कार हर जनपद स्तर पर, यानी 39 पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे विभाग के कर्मचारी भी, उनका भी मनोबल बढ़े, तो इसी तरह हमने वन विभाग में भी अवार्ड का निर्णय लिया है कि हर जनपद में भी वहां पर फॉरेस्ट में जो हमारे क्रूज स्टेशन है जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा, तो पहले 3 इनाम हर जनपद में भी दिए जाएंगे ताकि हमारे कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनका भी मनोबल बढ़े। इसके साथ आपने पिछले बार देखा बिनसर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि 6-7 हमारे कर्मचारी चले गए, 5 लाख रुपए का उस समय इसका इंश्योरेंस था। हमने इस बार उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय लिया और 10 लाख रुपए पर जो हमारे फायर वॉचर्स हैं उनका इंश्योरेंस करवा दिया गया है। साथ ही साथ करीबन 5,000 के आसपास हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर वॉचर्स भी रिक्रूट कर दिए हैं और साथ साथ जो पहली इस बार एक नया कदम और उठाया है कि पीसीसी स्तर के अधिकारियों को हर जनपद में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया है। 13 जनपदों में 13 नोडल अफसर भेजे गए हैं ताकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे, उनके अनुभव का फायदा भी कर्मचारी को मिले और उनकी उपस्थिति से कहीं न कहीं कर्मचारियों पर एक प्रभावी नियंत्रण ही बना रहे। और निश्चित रूप से जन सहभागिता और कर्मचारियों की दोनों के सहयोग से हम वनाग्नि की घटनाओं पर कमी ला सके, इसको लेकर। और अब खबर पौड़ी से, जहां पर उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर पौड़ी में चल रहा धरना प्रदर्शन अब स्थगित कर दिया गया है। ये धरना संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंगलेश लाखेड़ा और अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल की अगुवाई में शुरू हुआ था। संविदा श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि जल संस्थान प्रशासन ने श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि और अन्य लाभों को लागू नहीं किया है। हालांकि अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार सैनी इससे हुई वार्ता के बाद ठेकेदारों को श्रमिकों को जल्द ही बढ़े हुए वेतन और अन्य लाभ देने का आश्वासन मिला है। वार्ता के बाद श्रमिकों ने धरना स्थगित कर दिया और उम्मीद जताई कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। संविदा कर्मियों के द्वारा जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दिया होगा। अभी इन्होंने इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि धरना का स्थगित कर दिया गया है और मंडे को 23 मार्च को इनका भुगतान कर दिया जाएगा। ठेकेदारों की लापरवाही से बरती जाती है। जो कर्मचारियों का जो श्रम आयोग की जो दरें हैं
उनको देने में वो आनाकानी करते हैं, नहीं देते हैं, उनके खाते में जमा नहीं करते, इक्विप जमा नहीं करते, वीकली उनको जो छुट्टी करने का बनता है वो नहीं देते। तो काफी ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार की चीजें की जाती है, जिनको आज दूर किया गया पूरी शाखा के अंदर। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे, तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेस जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। और विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे और जैसे ही वो भुगतान करेंगे 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्टर अपने श्रमिकों को भुगतान देगा। इन सब विषयों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया गया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सारे श्रमिकों को नियम अनुसार अवकाश दिया जाता है और जो मिनिमम वेजेज है, क्योंकि श्रम कानूनों का कोई वायलेंस कर नहीं सकता है, तो जो मिनिमम वेजेस बनते हैं वो उनको दिया जाता है। उनका EPF, ESI तमाम जो अदर चीज़ें वो जमा की जाती हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। तो वो मैं जो बता चुका हूँ कि देखिए, विभाग जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को वो बकाया भुगतान करता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर इनके अकाउंट में वो पेमेंट डाल देगा। ये पूरी पर्वतीय पंप संचालन। और आज हमारे यहाँ पर धरना प्रसंग का द्वितीय दिवस था, जो कि आगे हो सकता था कि और भी बढ़ सकता था यदि आज अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमें अपने कार्यालय में बुलाया गया और कार्यालय में बुलाने के बाद उनके द्वारा श्रमिक के हित में जो आज निर्णय दिए गए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं और उनके द्वारा कुछ दिन के अंदर ये कहा गया है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि अगर 1 सप्ताह के भीतर इन चीजों का समाधान नहीं होता है, जो भुगतान की देय तिथि होगी ठेकेदारों को जो दिया जाएगा पैसा, अगर तब तक इसका समाधान नहीं होता है तो हम संविदा श्रमिक संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पूरे फिर प्रदेश को लेके या मंडल को लेके जो है यहाँ पर वापस धरने में बैठ जाएगा। तब तक के लिए हम अपने धरने को। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।